देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर ये 68 है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जो 12th क्लास की अपनी हिस्ट्री की एनसीईआरटी चल रही है उसमें अगला टॉपिक है नए भारत का उदय और 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार। इससे पहले के जो 3 टेस्ट हैं 67 नंबर का, 66 नंबर का, 65 नंबर का, बैक टू बैक तीनों में करंट अफेयर्स है। जो 64 नंबर का टेस्ट था उसमें हिस्ट्री थी। उसमें एक टॉपिक कवर किया था। अब 68 में एक ये नया टॉपिक है नए भारत का उदय 1858 के बाद धार्मिक और सामाजिक सुधार। जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं बनाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, हर स्टेट के पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है सीरीज। जीएस सबकी एक ही जैसी रहती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले। सावित्रीबाई फुले आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझती थीं। एक महिला है सावित्रीबाई फुले। देखिए यहाँ दोनों के दोनों कथन गलत हैं। ये सावित्रीबाई फुले के जो पति थे ज्योतिबा फुले, उन्होंने सबसे पहले निचली जातियों की लड़कियों के लिए स्कूल खोले और ज्योतिबा फुले ने ही आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का शक्तिशाली अस्त्र समझते थे वो। ठीक है, तो दोनों के दोनों ये इनकरेक्ट हैं। डी है इसका आंसर। महाराष्ट्र में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में निचली जाति में जन्मे ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणों की धार्मिक सत्ता के खिलाफ जीवन भर आंदोलन चलाया। वे आधुनिक शिक्षा को निचली जातियों की मुक्ति का सबसे शक्तिशाली अस्त्र समझते थे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने निचली जातियों की लड़कियों के लिए अनेक स्कूल खोले। तो दोनों के दोनों कथन गलत हैं। अब बात करते हैं सावित्रीबाई फुले की। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। 1840 में मात्र 9 वर्ष की आयु में उनका विवाह 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले से हुआ था। सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने मिलकर भारत में महिला शिक्षा और सामाजिक समानता के लिए क्रांतिकारी काम किए। क्वेश्चन नंबर 2 है, दो कथन है यहाँ पर। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी, मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी। कौन सा सही है इसमें? देखिए पहला तो करेक्ट है। मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने मुसलमानों में धार्मिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया। ठीक है, और सैयद अहमद खान द्वारा, ये भी ठीक है इतना। इनके द्वारा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना इस्लामिक धर्म तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए नहीं की गई थी। ये दूसरा वाला गलत है। ठीक है, पाश्चात्य विज्ञान, पाश्चात्य विज्ञान और संस्कृति का प्रचार प्रसार करने के लिए की गई थी। ठीक है, यानी पश्चिमी सभ्यता का प्रचार प्रसार। तो दूसरा गलत है। सभ्यता नहीं कह सकते, पश्चिमी विज्ञान। ठीक है, यानी मॉडर्न एजुकेशन एक तरह से। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है। मुसलमानों में धार्मिक सुधार आंदोलन का आरंभ कुछ देर से हुआ। उच्च वर्गों के मुसलमानों ने पश्चिमी शिक्षा व संस्कृति के संपर्क से बचने की कोशिश की। इस दिशा में आरंभ 1863 में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी ने किया। इस सोसाइटी ने आधुनिक विचारों के प्रकाश में धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रश्नों पर विचार विमर्श को बढ़ावा दिया तथा पश्चिमी शिक्षा अपनाने के लिए उच्च एवं मध्यम वर्गों के मुसलमानों को प्रेरित किया। कथन दो सही नहीं है। सैयद अहमद खान का विश्वास था कि मुसलमानों का धार्मिक और सामाजिक जीवन पाश्चात्य वैज्ञानिक ज्ञान और संस्कृति को अपनाकर ही सुधर सकता है। इसलिए 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना पाश्चात्य विज्ञान तथा संस्कृति का प्रचार करने वाले
केंद्र के रूप में की, तो दूसरा गलत है। ठीक है। बाद में इस कॉलेज का विकास अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में हुआ, एएमयू के रूप में। श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर अपना संघर्ष भारत के किस क्षेत्र में चलाया? केरल में। केरल में श्री नारायण गुरु ने जाति प्रथा के खिलाफ जीवन भर संघर्ष चलाया। उन्होंने ही मानव जाति के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर का प्रसिद्ध नारा दिया। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो खुद एक अनुसूचित जाति के थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन जातिगत अत्याचार विरोधी संघर्ष को समर्पित कर दिया। इसके लिए उन्होंने 1942 में नागपुर में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, इंग्लिश में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा। 1942 में नागपुर, याद रखिएगा। यह एक प्रमुख राजनीतिक दल था जिसका उद्देश्य दलितों और शोषित वर्गों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की रक्षा करना और उन्हें सशक्त बनाना था। इस संगठन ने स्वतंत्र लेबर पार्टी के बाद दलित आंदोलनों को आगे बढ़ाया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है यहाँ पर, कौन सा इसमें सत्य होगा? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा दिया। गांधी जी ने छुआछूत के खात्मे के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया। पहला वाला करेक्ट है। देखिए, गांधी जी हमेशा से ही छुआछूत के खात्मा करना चाहते थे। ठीक है, वो नहीं चाहते थे छुआछूत जैसी कोई चीज हो। लेकिन आत्मसम्मान आंदोलन गैर ब्राह्मणों ने चलाया था छुआछूत को खत्म करने के लिए, गांधी जी ने नहीं। तो गलत है दूसरा वाला। पहला भी गलत हो गया क्या? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को बढ़ावा नहीं दिया, कमजोर किया। इसलिए गलत है पहला भी, दूसरा भी गलत है। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर किया, बढ़ावा नहीं दिया। थोड़ा ठहरिए, अभी पढ़ते ही नहीं चला जाना है, पता चला सही गलत हो गया। देखिए, पहला वाला इनकरेक्ट है। राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोध था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी। जन प्रदर्शनों, विशाल जनसभाओं तथा सत्याग्रह के संघर्षों में सबकी भागीदारी ने भी जातिगत चेतना को कमजोर किया, क्योंकि सब मिलजुल कर करते थे। दूसरा कथन गलत है। गांधी जी अपनी सार्वजनिक गतिविधियों में छुआछूत के खात्मे को जीवन भर एक प्रमुख काम मानते रहे। 1932 में उन्होंने इस उद्देश्य से अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की। उनका तर्क था कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत को कोई मान्यता नहीं दी गई है, तो हम क्यों माने। ठीक है, अब बात आती है आत्मसम्मान आंदोलन की। आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों द्वारा लादी गई निर्योग्यताओं का मुकाबला करने के लिए गैर ब्राह्मणों द्वारा 1920 के दशक में चला गया था, न कि गांधी जी के द्वारा। औपनिवेशिक काल के दौरान किन कारकों ने जाति प्रथा को कमजोर करने का काम किया? रेलवे ने किया, नई शिक्षा प्रणाली भी करेगी, आधुनिक व्यापार उद्योग भी करेंगे। डाक व्यवस्था नहीं है इसमें। 134 बी है इसका आंसर। देखिए, ब्रिटिश शासन ने ऐसी शक्तियों को जन्म दिया जिन्होंने धीरे धीरे जाति की जड़ों को कमजोर किया। ठीक है, इससे पहले फूट डालो और राज्य करो यही लेकर आए थे। ठीक है, जाति भी यही लेकर आए, फूट भी इन्होंने डलवाई। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की तरफ जब बढ़ा भारत, तो इन्होंने ही अनेक शक्तियों को जन्म दिया जिसने धीरे धीरे जाति को कमजोर किया। आधुनिक उद्योगों, रेलों और बसों के आरंभ ने तथा बढ़ते नगरीकरण के कारण खासकर शहरों में विभिन्न जातियों के लोगों के बीच संपर्क को अपरिहार्य बना दिया। आधुनिक व्यापार उद्योग ने आर्थिक कार्यकलाप के नए क्षेत्र सभी के लिए पैदा किए।
एक आधुनिक औद्योगिक समाज में जाति और व्यवसाय का पुराना संबंध चलना कठिन था। प्रशासन के क्षेत्र में अंग्रेजों ने कानून के सामने सबकी समानता का सिद्धांत लागू किया। जातिगत पंचायतों से उनके न्यायिक काम छीन लिए गए और प्रशासनिक सेवाओं के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। इसके अलावा नई शिक्षा प्रणाली पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थी। ठीक है, इसलिए वह मूलतः जातिगत भेदों तथा जातिगत दृष्टिकोण की विरोधी थी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? मतलब किसी एक धर्म को हम मान्यता नहीं देते, या फिर हमारे लिए सभी धर्म बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन के नकारात्मक पक्षों के संबंध में 3 कथन है। यहाँ पर कौन सा इसमें सही होगा? इन आंदोलनों की पहुंच किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं थी। इन धार्मिक समाज सुधार आंदोलनों की, इनके नकारात्मक पक्ष पूछ रहा है। इनमें मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को धक्का पहुंचाया। इसने किसने? धार्मिक सुधार आंदोलन ने। धर्म में जरूरत से ज्यादा जोर देने पर समाज में फूट की प्रवृत्ति बढ़ी। बिल्कुल, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों सही है। डी है इसका आंसर। सारे सही हैं। देखिए, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के कुछ नकारात्मक पक्ष भी थे। ये सभी समाज के बहुत छोटे भाग की, यानी नगरीय उच्च और मध्यम वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। इनमें से कोई भी बहुसंख्यक किसानों और नगरों की गरीब जनता तक नहीं पहुंचा, तथा ये लोग अधिकांशतः परंपरागत रीति रिवाजों में ही जकड़े रहे। इसका कारण यह था कि आंदोलन मूलतः भारतीय समाज के शिक्षित और नगरीय भागों की आकांक्षाओं को ही प्रतिबिंबित करते थे। इन आंदोलनों की दूसरी कमी थी कि पीछे घूमकर अतीत की महानता का गुणगान करना तथा धर्म ग्रंथों को आधार बनाने की प्रवृत्ति। यह बात इन आंदोलनों की अपनी सकारात्मक शिक्षाओं की विरोधी बन गई। इससे मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को धक्का पहुंचा। इससे नए नए रूपों में रहस्यवाद तथा नकली वैज्ञानिक चिंतन को बल मिला। अतीत की महानता के गुणगान के एक झूठे गर्व तथा दंभ को बढ़ावा दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस इन आंदोलनों से हिंदू मुसलमान सिख और पारसी आपसी फूट के शिकार होने लगे। ऊंची तथा नीची जातियों के हिंदुओं में भी दरार पड़ने लगी। अनेक धर्मों वाले एक देश में धर्म पर जरूरत से ज्यादा जोर देने से फूट की प्रवृत्ति बढ़नी स्वाभाविक थी। इसके अलावा हर एक हिंदू सुधारक ने भारतीय अतीत के गुणगान को प्राचीन काल तक ही सीमित रखा। ये सुधारक भारतीय इतिहास के मध्य को मूलतः पतन का काल मानते थे। यह विचार अनैतिहासिक ही नहीं था, बल्कि सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से हानिकारक भी था। तो बड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, इसको चाहो तो 2 बार भी पढ़ सकते हो। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर इस पर व्हाट्सअप करके फुल टेस्ट सीरीज PDF फॉर्मेट में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के धार्मिक आंदोलन के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। ये धार्मिक सुधार आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थे। इन आंदोलनों ने उभरते हुए मध्य वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। बिल्कुल, ये करेक्ट हैं दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, आधुनिक युग के धार्मिक सुधार आंदोलनों की मुख्य विशेषता ये थी कि ये आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के सिद्धांतों पर आधारित थे। हालांकि लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए कभी कभी आस्था तथा प्राचीन ग्रंथों का सहारा भी लेते थे। इन धार्मिक आंदोलनों ने उभरते हुए मध्यम वर्ग तथा आधुनिक शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। इन आंदोलनों ने भारतीय धर्मों के कर्मकांडी, अंधविश्वासी, बुद्धि विरोधी तथा पुराणपंथी पक्षों का विरोध किया।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1920 में पंजाब में शुरू हुए अकाली आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, क्या था? इसका उद्देश्य था गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, सिख लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ, जब अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन सुधार के प्रयासों को बल 1920 में मिला, जब पंजाब में अकाली आंदोलन आरंभ हुआ। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना था। इन गुरुद्वारों को भक्त सिखों की ओर से जमीनें और धन दान स्वरूप मिलते थे, परंतु उनका प्रबंध भ्रष्ट तथा स्वार्थी महंतों द्वारा मनमाने ढंग से किया जाता था। ठीक है, ये चीज आज भी है गुरुद्वारों में। अकालियों के नेतृत्व में 1921 में सिख जनता ने इन महंतों तथा इनकी सहायता करने वाली सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। 10वां प्रश्न है, रहमानी मजदयान सभा का संबंध किस धर्म में सुधार से संबंधित है? यानी रिलीज रिफॉर्म एसोसिएशन, ये पारसी धर्म से संबंधित है। पारसी लोगों ने धार्मिक सुधार की शुरुआत बंबई में 19वीं सदी के आरंभ से हुई। 1851 में रहमानी मजदयासन सभा यानी रिलीज रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ नौरोजी फरदूनजी, दादा भाई नौरोजी, SS बंगाली और अन्य लोगों ने किया। इन सभी ने धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और स्त्रियों की शिक्षा तथा विवाह और कुल मिलाकर स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी राजनीतिक रीति रिवाजों के आधुनिकरण का आरंभ किया। बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा। मदन मोहन मालवीय लगाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको। देखिए, भारत में एनी बेसेंट के प्रमुख कार्यों में से एक बनारस में केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना थी, जिसे बाद में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, किसने केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? केंद्रीय हिंदू विद्यालय, जो बाद में किसके द्वारा बना? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU। 12वां है, ब्रह्म समाज के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन, कौन सा इसमें सत्य होगा? राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज की परंपरा को देवेंद्रनाथ ठाकुर ने या टैगोर ने आगे बढ़ाया, और ब्रह्म समाज का अधिकांश प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों और मजदूरों पर था। देखिए, पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब किसान और मजदूर अपना पेट भरेंगे पहले या धर्म में पड़ेंगे? पहला वाला कथन सत्य है। राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज की परंपरा को 1843 के बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने आगे बढ़ाया, और 1866 के बाद इस आंदोलन को केशव चंद्र सेन ने आगे जारी रखा। दूसरा वाला इनकरेक्ट है। ब्रह्म समाज का प्रभाव अधिकांश नगरीय शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रहा। फिर भी 19वीं तथा 20वीं सदी में बंगाल एवं शेष भारत के बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। 13वां प्रश्न, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय अड्यार में था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने हिंदुत्व, जरथुस्त्र मत तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्जीवित तथा मजबूत करने का प्रयास किया। पहला वाला करेक्ट है और दूसरा वाला भी करेक्ट है। ठीक है, दोनों के दोनों सही हैं। ये सी है इसका आंसर। और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भी याद रखिएगा, ब्लावत्स्की और अल्काट ने की थी। ठीक है, मुख्यालय इसका अड्यार में था, मद्रास के करीब अड्यार। थियोसॉफिस्ट प्रचार करते थे हिंदुत्व, पारसी धर्म तथा बौद्ध मत जैसे प्राचीन धर्मों को पुनर्स्थापित तथा मजबूत किया जाए। यह पश्चिमी देशों के ऐसे लोगों द्वारा चलाया जा रहा था
चलाया जा रहा एक आंदोलन था जो भारतीय धर्मों तथा दार्शनिक परंपरा का महिमा मंडन करते थे। ठीक है, स्थापना किसने की थी थियोसॉफिकल सोसाइटी की? संयुक्त राज्य अमेरिका में मैडम H.P. ब्लावत्स्की और कर्नल H.S. अलकॉट के द्वारा की गई थी। बाद में भारत आ गए और 1886 में मद्रास के करीब अड्यार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। फिर यहाँ भारत में एनी बेसेंट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग ने की। बहुत पूछा गया प्रश्न है ये, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से। तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की, बंबई प्रांत में। सब याद रखिएगा कहाँ की। दयानंद सरस्वती के बारे में कोई एक कथन यहाँ पर गलत होगा। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। इनके द्वारा स्थापित आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य हिंदुओं को धर्म परिवर्तन से भी रोकना था। ये मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद तथा ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे और इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। ये वेदों की ओर लौटा वाला भी सही है। हिंदू धर्म को धर्म परिवर्तन से रोकना भी था, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करने से रोकना भी था, और ये भी सही है। ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित हिंदू धर्म के विरोधी थे, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पुरोहितवाद का विरोधी थे। दयानंद सरस्वती ने दक्षिण भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार के लिए आर्य समाज की स्थापना की। इस छोटी सी चीज के चक्कर में, छोटे एक शब्द के चक्कर में गलत हो गया पूरा, और यही अपना आंसर हो गया। तो दयानंद सरस्वती ने दक्षिण नहीं बल्कि उत्तर भारत में हिंदू धर्म के सुधार हेतु 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उनका मानना था कि तमाम झूठी शिक्षाओं से भरे पुराणों की सहायता से स्वार्थी वैज्ञानिक पुरोहितों ने हिंदू धर्म को भ्रष्ट कर रखा था। दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा प्राप्त की तथा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। दयानंद सरस्वती ने बाद के उन सभी धार्मिक विचारों को रद्द कर दिया जो वेदों से मेल नहीं खाते थे। 19 से 20 प्रश्न है इस टॉपिक में। 16वां प्रश्न है, विभिन्न संस्था या संगठनों तथा उनके संस्थापकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी के सामने एनी बेसेंट लिखा है, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के सामने लिखा सैयद अहमद खान। तो पहला सही है, तीसरा सही है, ये दूसरा वाला गलत है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना तो ब्लावत्स्की और अलकाट ने की थी। बाद में एनी बेसेंट जुड़ी, मद्रास के अड्यार में उसका प्रचार प्रसार किया। तो फिलहाल तो दूसरा वाला गलत है यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट है, कई कई बार एग्जाम्स में पूछा है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मैडम H.P. ब्लावत्स्की और कर्नल H.S. अलकॉट के द्वारा। यहाँ सही है, वहाँ गलत था। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, सैयद अहमद खान, जो बाद में AMU बना, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था इनमें से? क्या था? भारत में पाश्चात्य शिक्षा में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, या मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना, या भारत में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार करना, या सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना? क्या था रामकृष्ण मिशन की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य? क्या था? सामाजिक कल्याण तथा समाज की सेवा करना। ठीक है, समाज का कल्याण या समाज की सेवा। देखिए, मानवतावादी राहत कार्य तथा समाज कल्याण के कार्य को करने के लिए 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। देश के विभिन्न भागों में इस मिशन की अनेक शाखाएं थीं। इसने स्कूल, अस्पताल, दवाखाने, अनाथालय, पुस्तकालय आदि खोलकर समाज सेवा के लिए कार्य किए। इस तरह इसका जोर व्यक्ति की मुक्ति नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण और समाज सेवा पर था। तो भी सही है। प्रार्थना समाज के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार करेंगे। यह ब्रह्म समाज से बहुत प्रभावित था। इसने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम ने इसका प्रसार दक्षिण भारत में किया।
बिल्कुल पहला भी सही है, प्रार्थना समाज के बारे में, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीनों के तीनों सही हैं। डी है इसका आंसर। केशव चंद्र की सेन की प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, इसलिए इस पर ब्रह्म समाज का गहरा प्रभाव था। तो पहला सही है। दूसरा भी सही है। प्रार्थना समाज ने एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया तथा धर्म को जाति की रूढ़ियों से और पुरोहितों के वर्चस्व से मुक्त कराने का प्रयास किया। तेलुगु सुधारक वीरेशलिंगम के प्रयासों से प्रार्थना समाज का प्रसार दक्षिण भारत में हुआ। तीनों के तीनों करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 19 है, शायद यही अंतिम प्रश्न है इसका। 1840 में बंबई प्रांत में स्थापित परमहंस मंडली का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था? नर बलि प्रथा का विरोध? नहीं। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना? नहीं। मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है। लोगों में पाश्चात्य शिक्षा तथा दर्शन का प्रसार करना? नहीं। पहला वाला, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना। देखिए, बंबई प्रांत में सामाजिक धार्मिक सुधार कार्य का आरंभ 1840 में परमहंस मंडली ने आरंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का विरोध करना था। और पश्चिम भारत के पहले धार्मिक सुधारक संभवतः गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें जनता लोकहितवादी कहती थी। तो इस टॉपिक से निकलते हैं 19 प्रश्न। नेक्स्ट टेस्ट में कवर करेंगे अगला टॉपिक, प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। ये नंबर है इस पर व्हाट्सअप करके, क्योंकि सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को। धन्यवाद।